नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अपने बात चल रही थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। अपन ने बात कर ली थी सामान्य परिभाषाएं, दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, इसका प्रारूप क्या है, अनुसूची क्या है, अध्याय क्या है, इसकी पृष्ठभूमि की। उसके थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी जो एक्ट है वो भारत के संविधान की भावना के अनुरूप होगा। यही चीज़ दंड प्रक्रिया संहिता में देखने को मिलती है। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये राज्य से अपेक्षा करता है कि लोक सेवकों की नियुक्ति के संबंध में कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से कार्य करें। ठीक है, इसका ही अपने को झांकी मतलब आर्टिकल 50 की क्लेमेटी सेक्शन 3-4 CRPC के 3-4 सब क्लोज देखने को मिलती है। यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोनों को कार्यों का वितरण अलग अलग किया है। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसे कार्यों का पनिशमेंट देना, पेनल्टी देना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसका जो कार्य होगा वो किसी लाइसेंस देना, लाइसेंस को कैंसिलेशन करना, सस्पेंस करना आदि। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि मैं बार बार आता भी ऐसा एक क्लियर कर लो कि जितने भी इंडियन पेनल कोड 1860 के में दिए हुए अपराध हैं उन सब अपराधों की जांच और विचारण, इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन सब CRPC के बंद के अनुसार ही होगा। और कोई मान लो कोई दूसरा अधिनियम है उसमें व्यवस्था की हुई है कि उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो उसका फॉलो होगा। अगर उसमें ऐसा नहीं है तो उसका भी जो प्रोसेस होगा ट्रायल का, इन्वेस्टिगेशन का या इंक्वायरी का, वो CRPC के अनुसार ही होगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं दंड न्यायालय के वर्ग। देखो इसमें लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय तथा इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्न वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। तो साहब उच्च न्यायालय को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा 2 स्टेटों का एक उच्च न्यायालय है और खुद चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश है तो स्वयं का, तो 3 स्टेट हो गए, अप्रत्यक्ष रूप से 2 स्टेट और एक संघ शासित प्रदेश। तो इसलिए उच्च न्यायालय को छोड़ दिया गया इसमें। और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त अब समय समय पर सरकार द्वारा स्पेशल कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है, तो उनको छोड़कर प्रत्येक स्टेट में निम्न न्यायालय की श्रेणी होगी। इसमें पहला है सेशन न्यायालय, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, और अगर महानगर क्षेत्र है तो महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तीसरा द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, राजस्थान में द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था नहीं है, सेशन न्यायालय है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये कह रहा है कि प्रत्येक स्टेट में ये न्यायालय होने चाहिए, राजस्थान में द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इस दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी सुविधा के अनुसार इसमें परिवर्तित कर सकती है, लेकिन जो मूल है वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रादेशिक खंड की। तो प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे। इस संहिता के प्रयोजनों के लिए इसमें प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। जो सेशन खंड होगा उसमें जिले होंगे और एक सेशन खंड का एक जिला हो सकता है। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद उस सेशन खंडों की एवं जिलों की संख्या सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद उस जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज, महानगर क्षेत्र। जैसा कि परिभाषा क्लॉज में भी इस पर बात की थी 2K में, फिर भी दोबारा बात करते हैं कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। उसकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि उस महानगर की, उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और उद्घोषणा की तारीख से ही अप्लाई हो जाएगा। अर्थात महानगर क्षेत्र क्या होगा? वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी वह क्षेत्र महानगर क्षेत्र कहलाएगा और ऐसा राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके उद्घोषित करेगी।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 1 अप्रैल 1974 को अप्लाई हुई। उस समय भारत में 4 महानगर क्षेत्र थे, जैसा कि सेक्शन 8 में लिखा हुआ है, जिसको याद करने की दृष्टि से ABCM याद कर सकते हो। अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। कलकत्ता कोलकाता हो गया, मद्रास चेन्नई बन गया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके महानगर क्षेत्र की सीमा बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, परंतु इस प्रकार परिवर्तन नहीं करेगी कि जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाए। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी महानगर क्षेत्र की सीमाएं कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन वो ऐसे करेगी कि ऐसे नहीं कर सकती कि जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाए। और यदि मान लो किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है और उस क्षेत्र में कोई मामला लंबित है, ट्रायल चल रही है, अपील के विचाराधीन है, तो वैसा ही चलता रहेगा जैसे वो महानगर में चल रहा था। ठीक है, महानगर क्षेत्र समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की। देखो, राज्य सरकार सेशन न्यायालय की स्थापना करेगी प्रत्येक सेशन खंड के लिए। वो जो सेशन न्यायालय है, उस सेशन न्यायालय में हाईकोर्ट द्वारा सेशन जज की अपॉइंट करेगा। स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार। सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। वो उच्च न्यायालय उस सेशन न्यायालय में अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर सकता है सेशन न्यायालय के अधिकार का प्रयोग करने के लिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हाईकोर्ट एक सेशन न्यायाधीश को दूसरे सेशन न्यायाधीश का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है। मान लो कोई अर्जेंट मामला हो और सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तो हाईकोर्ट क्या करेगा? उस अर्जेंट मामले को सुनवाई के लिए अपर सेशन न्यायाधीश के पास या सहायक सेशन न्यायाधीश के पास सुनवाई के लिए भेज देगा। परिस्थिति ऐसी विद्यमान है कि दोनों ही नहीं है, तो वो उस अर्जेंट मैटर को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है। अर्थात कोई परिस्थिति ऐसी विद्यमान हो कि सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश भी नहीं है, तो हाईकोर्ट उस अर्जेंट मैटर को सुनने के लिए सेशन न्यायाधीश को भी शक्तियाँ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी शक्ति दे सकता है। सेशन न्यायालय अपनी बैठक और सुनवाई वहाँ करेगा जहाँ उच्च न्यायालय नोटिफिकेशन द्वारा क्षेत्र निश्चित कर दिया जाए। जैसे कोटा है, कोटा में सेशन न्यायालय की जहाँ पे वहीं सुनवाई करेगा। लेकिन अगर सेशन न्यायालय को लगता है पक्षकार और साक्षियों की सुविधा होगी और अभियोजन अभियुक्त की कंसर्न से वो अन्य स्थान पर भी इसकी बैठक कर सकता है। ऐसा हुआ भी है। इंदिरा गांधी हत्याकांड के मामले की जो सुनवाई चल रही थी, तो केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला था, जिसमें सेशन न्यायालय ने तिहाड़ जेल में न्यायालय लगाया, मतलब सुनवाई तिहाड़ जेल में की। इसको चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल को एक ऐसा स्थान बताया जहाँ पर सेशन न्यायालय अपनी अदालत लगा सकता है। अर्थात इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि सेशन न्यायालय अपनी अदालत पक्षकारों की अभियुक्त और अभियोजन को सहमति से और साक्षियों की सुविधा को ध्यान में रखकर दूसरे स्थान पर भी लगा सकता है। सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। सेक्शन 10 कहता है कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश है वो सेशन जज के अधीनस्थ होंगे, पहली बात। दूसरा, सेशन न्यायाधीश इन सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्यवितरण के बारे में नियम बनाएगा। और देखो, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में थोड़ा अंतर है। सेशन न्यायाधीश परिस्थिति ऐसी है कि वो अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है, कोई अर्जेंट मैटर सेशन न्यायालय में लंबित है, आ गया है, तो सुनवाई के लिए यहाँ सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश को या सहायक सेशन न्यायाधीश को अपॉइंट करेगा। अगर ये दोनों भी अनुपस्थित हैं तो उस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में ये अंतर है कि सेक्शन 9 में हाईकोर्ट तय कर रहा है कि सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित है, अपर और सहायक भी अनुपस्थित है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले की अर्जेंट मैटर की सुनवाई करेगा। जबकि सेक्शन 10 में सेशन न्यायाधीश खुद तय कर रहा है कि साहब उनकी अनुपस्थिति में या कार्य करने की असमर्थता में अर्जेंट मैटर को अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश सुनवाई करेगा। अगर ये भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करेगा। उसके बाद बात करते हैं कि उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायाधीश की शक्ति क्या है, कितना दंड दे सकते हैं। तो उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, इसमें कोई विवाद का विषय है ही नहीं। बात करते हैं सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं, कोई भी दंड दे सकते हैं, परंतु अगर उनके द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि आवश्यक है, तभी वो मृत्युदंड उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मतलब अगर सेशन न्यायालय द्वारा या अपर सेशन न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो उच्च न्यायालय के कम से कम 2 न्यायाधीश उस मृत्युदंड की पुष्टि
करेंगे। अब बात करते हैं सेशन न्यायाधीश को कितना पावर है। तो सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास का दंडादेश दे सकता है।